हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस पर। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर एमपी सेट के बारे में। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि एमपी सेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। हम लोग पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले बच्चों के साथ दिक्कत ये आती है कि सिलेबस क्या है, एग्जाम की रणनीति क्या होगी, किस तरह से हम अपनी तैयारी को धार दें, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं आज के सेशन में। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे एक तो एग्जाम के पैटर्न के बारे में, और दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस डिस्कशन के बारे में कि सिलेबस क्या रहेगा सेट के लिए। देखिए, एमपी सेट और यूजीसी नेट दोनों का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न लगभग लगभग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर कुछ बच्चे जो यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, इस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा पहले हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, फिर आगे शुरू करते हैं। अभी आपने देखा है कि एमपीपीएससी द्वारा 31 विषयों के लिए क्या कर दिया गया है, यहाँ पर सेट के लिए एग्जाम कंडक्ट करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जनवरी में आप लोगों की एग्जाम है, तो जाहिर सी बात अभी हमारे पास में लगभग 3 महीने का समय है। इस 90 दिन के लिए हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं, क्या रणनीति अपना सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड पेपर जो हमारा है, उसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस पर बात करने वाले हैं। सेकेंड पेपर में जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है उस पर हम लोग बात करें कि इसका सिलेबस क्या है, इसको थोड़ा डिकोड करते हैं सिलेबस को और शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप लोगों को जानकारी है कि 31 विषयों के लिए ये परीक्षा होने वाली है। केमिस्ट्री है, वाणिज्य है, संगणक विज्ञान, अपराध शास्त्र, रक्षा, रणनीतिक विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रह विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, विधि, पुस्तकालय, सूचना, जीव विज्ञान, प्रबंधन, गणितीय विज्ञान, नृत्य, दर्शन शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, मराठी, संगीत, संस्कृत, समाजशास्त्र और कुछ परंपरागत संस्कृत विषय, उर्दू, चित्रकला और योग। इसके लिए यहाँ पर जनवरी में एग्जाम कंडक्ट करेगा हमारा एमपीपीएससी सेट की। ठीक है, इसके साथ ही आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि यहाँ पर एपी की एग्जाम भी लगभग हमारा जो मई जून का शेड्यूल है उसमें रहेगी। तो अगर जो बच्चे यहाँ पर सेट और नेट को टारगेट कर रहे हैं उसके लिए एक सुनहरा अवसर है हमारे पास में कि इसके थ्रू हमारा एक सपना जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का वो पूरा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें तो इसका एग्जाम पैटर्न अगर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर टोटल जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो परीक्षा रहेगी इसमें टोटल 150 क्वेश्चन हमारे सामने रहेंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन के लिए एग्जाम होने वाली है। ठीक, ये जो 150 क्वेश्चन रहेंगे ये दो पार्ट में रहेंगे, माने आपकी जो एग्जाम रहेगी इसके लिए समय तो 3 घंटा निर्धारित है ही, पर ये एग्जाम दो पेपर में है। पेपर फर्स्ट जो रहेगा वो आपका यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र जो रहेगा उसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 50। एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके अंक हो जाते हैं 100। वही दूसरा जो आपका सब्जेक्ट रहेगा जिसमें आप यहाँ पर जो है सेट तैयारी कर रहे हैं उसमें 100 क्वेश्चंस लगभग पूछे जाएंगे। जो भी आपका चयनित ऐच्छिक विषय रहेगा उसमें यहाँ पर कितना रहेगा 100 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन वही 2 नंबर का रहेगा तो 200, माने 100 प्लस 200 तो टोटल 300 नंबर के लिए एग्जाम होने वाली है। ठीक है, अब इसमें एक तैयारी में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ बच्चों के सामने सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो ये है कि सिलेबस इतना वास्ट है कि हम लोग क्या छोड़े क्या रखे, क्या तैयारी करें, इसके लिए क्या स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाए, उस पर एक थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो पहले तो आप लोग देखिए कि सिलेबस थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस में कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है ना। विगत अगर आप कुछ वर्षों से देखें तो यहाँ पर कुछ जो टॉपिक्स हैं हर यूनिट के उस पर पीएससी स्पेशल फोकस कर रहा है, उससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे हम नेट का पैटर्न देख लीजिए या सेट में, दोनों में यही हो रहा है। अगर हम उन पे कमांड बना ले तो हमारा जो है सिलेक्शन वो श्योर है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं, पहले थोड़ा सा इसका सिलेबस डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन से टॉपिक पे हमें ज्यादा ध्यान देना है उस पर बात करते हैं। ठीक, चलिए अभी हमने एग्जाम पैटर्न इसका समझ लिया है, तो टोटल ये जो एग्जाम होने वाली है ये कितने शब्द प्रश्नों की हमारी यहाँ पर, ये दो पेपर है। इसमें पेपर फर्स्ट जो है वो हमारा 50 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो टोटल कितने हो गए 100 नंबर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें अगला हमारे पास में पेपर 2 है जो आपका सब्जेक्ट का रहेगा। ठीक है, ये पेपर फर्स्ट जो है ये जनरल है, ये सभी के लिए चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो सभी के लिए एक जैसा रहेगा। ठीक,
पेपर 2 जो है हमारा, ये आपका सब्जेक्ट विशेष का रहेगा और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा तो ऑब्वियसली बात है ये हो जाता है हमारा 200 नंबर। टोटल एग्जाम होने वाली है 300 नंबर। अब इसका कट ऑफ अगर आप देखें तो लगभग आप मान के चलिए यहां पर आपको टोटल 300 में से 200 नंबर अप्रोक्स लेके आने हैं। अगर आप चाहे तो स्ट्रेटजी ये अपना सकते हैं कि 40 से 42 क्वेश्चन हम फर्स्ट पेपर में सही कर ले, ठीक है, 40 से 42 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में लेके चले, और यहां पर हम लोग मान के चलिए कि 70 क्वेश्चन हम लोग मान लेते हैं कि सेकेंड पेपर में हमारी कमांड रहे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कुछ बेसिक टॉपिक्स जो है वो सदाबहार है, जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वो स्ट्रेटजी आप अपना लीजिए, आपके यहाँ पर नंबर पर्याप्त आ जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो 70 क्वेश्चन जो है लगभग आप मान के चलिए सेकेंड पेपर में आपको कमांड रखनी है, और 40 35 40 की फर्स्ट पेपर में, तो ये आपके लगभग 200 210 220 के अप्रोच बन जाएगी, ठीक है। और आपका सिलेक्शन श्योर है। कट ऑफ भी अगर आप पिछली बार का आप देखें तो यही इसी रेंज में हमारा अंडर 200 के ही यहाँ रेंज में जो है कट ऑफ चल रहा है। तो उतना अगर आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। तो पहले सिलेबस को डिकोड करते चलते हैं, बात करते हैं सिलेबस के ऊपर, ठीक है। चल पहली यूनिट, यहां पर एक बात ध्यान रखना है, टोटल हमारे जो पेपर 2 में यहां पर पेपर 2 में टोटल हमारे पास में 10 यूनिट है, ठीक है। 10 यूनिट में हमारे पास में कुछ कुछ टॉपिक्स लेके चलना है जिस पर हमें मेन कमांड बनानी है। हालांकि पढ़ना सभी है, पर जो मेन फोकस वाले हैं वो कुछ टॉपिक्स हैं उस पर बात करनी है। अगर हम थोड़ा सा देखें फर्स्ट टॉपिक यहां पर, तो देखिए पहली यूनिट क्या है हमारी, पहली यूनिट यहां पर पूछी गई है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। तो पहली यूनिट है हमारे पास में राजनीतिक सिद्धांत। इसमें कुछ थ्योरीज आपको पढ़ना है, जैसे हमारे पास में कुछ अवधारणा दी गई है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, इनके प्रकार की बात कर ले, इनमें प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं जिन्हें इनके बारे में बताया है। तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय के बारे में बात की गई है। अधिकार क्या होता है, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और वैधानिक अधिकार क्या है, लोकतंत्र, लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र के बारे में प्रमुख विचार किस किसने दिए हैं वो बात कर ले हम लोग। शक्ति, नागरिकता, राजनीतिक परंपराएं, उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सिज्म, नारीवाद, परिस्थितिकीवाद, बहुसंस्कृतिवाद और उत्तर आधुनिकतावाद, इसमें यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि यूनिट फर्स्ट जो है हमारी और यूनिट 2 ये लगभग कंबाइन आप मिलाकर पढ़िए, ऐसा नहीं करिए कि यूनिट फर्स्ट को अलग लेके चलिए, क्योंकि वो जुड़ा हुआ पार्ट है, ठीक है। क्योंकि दूसरा जो है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर वाली यूनिट है हमारी, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। वो लगभग आप मान के चलिए कि दोनों यूनिट से हमारे पास में अगर हम क्वेश्चंस देखें तो दोनों यूनिट से हमारे पास में क्वेश्चंस जो है लगभग 23 से 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोनों यूनिट्स, ठीक है। और दोनों यूनिट में भी अगर हम बात करें कुछ फेमस टॉपिक, तो एक जैसे हम लोग बात करें, एक हमारे पास में टॉपिक है न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, ठीक है। न्याय, अधिकार, लोकतंत्र हो गया। इसके अलावा शक्ति वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही अभी कुछ नए टॉपिक जैसे पारिस्थितिकीवाद, मार्क्सिज्म, समाजवाद, नारीवाद, इन पर कुछ क्वेश्चन ज्यादा पूछने के चांसेस है और पूछे भी जा रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर हम यहां पर बात करें चलिए देखिए दूसरी यूनिट देखिए, यहां पर हम लोग बात करते हैं दूसरी यूनिट के बारे में, ठीक है। अब दूसरी यूनिट में थोड़ा आप समझिए कि यहां पर दूसरी यूनिट में क्या क्या पढ़ना है हमें, पहले उसको देखिए फिर उसके बाद बात करते हैं। इसमें हमारे पास में कुछ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, जैसे कन्फ्यूशियस है ना, जिनका एक प्रमुख दार्शनिक है कन्फ्यूशियस, उसके बारे में बात की गई है। इसके अलावा प्लेटो, अरस्तु के बारे में बात की गई है, प्लेटो अरस्तु के बारे में पूछा गया है। साथ ही अगर हम देखें तो मैकियावेली, हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, हीगेल और मेरी वॉल्स्टोनोक्राफ्ट, जॉन स्टूमिट मिल, कार्ल मार्क्स, ग्रामशी, हन्ना अरेंडेंट, फ्रांस फेनान, माओ जेडंग और जॉन रल्स, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, इनमें आपको एक तो इनके प्रमुख विचार लेके चलना है, ठीक है।
तो सबसे पहले तो इनके प्रमुख जो विचार है वो आपको लेके चलना है। प्रमुख विचार के बाद यहां पर मेन फोकस आपको करना है इनकी पुस्तकें। तो इनका मेन कॉन्सेप्ट पुस्तकें लेके चलना है, ठीक है। और पुस्तकों को प्रॉपर काल के साथ, समय के साथ, कि किस समय में लिखी गई है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा रहे हैं कालानुक्रम में जमाइए, तो वो पूछा गया है, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ ही इनके जो प्रमुख कोटेशन है, उद्धरण है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसमें भी अगर हम बात करें वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में भी तो कुछ फेमस है, जैसे प्लेटो के बारे में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है। अरस्तु फेमस क्वेश्चन से पूछा जाता है। हॉब्स के बारे में पूछा गया है, लॉक के बारे में, हीगेल। इसके अलावा यहाँ पर कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है मार्क्सिज्म, उसके बारे में पूछा गया है। जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में पूछा गया है। जॉन रॉल, माओ जेडांग, इसके बारे में क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है इसको हम कंबाइन पढ़ेंगे, और इन दोनों से लगभग 23 से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इतनी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप यूजीसी नेट का पेपर उठा के देखिए, इस पर भी क्वेश्चंस लगातार आते ही रहते हैं, बने हैं इस पे क्वेश्चंस, ठीक है। तो लगभग ये यूनिट जो हमारी 23 से 25 क्वेश्चंस की है, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पर जो हमारे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं उनके पूरा विचार क्या क्या है, उनकी क्या क्या कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा उनकी फेमस पुस्तकें, उनके फेमस कोटेशन, है ना, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक। इसके अलावा अगला अगर हम देखें तो हमारे पास में अगला दिया गया है यहाँ पर इंडियन फिलोसफर के बारे में बात की गई है। तो हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतक कौन कौन से हैं उस पर बात की गई है। इसमें किस किस के बारे में पूछा गया है, तो पहला तो बताया गया है धर्मशास्त्र के बारे में, ठीक है। तो पहला तो इन्होंने धर्मशास्त्र के बारे में पूछा गया है। धर्मशास्त्र के बाद अगला यहाँ पर पूछा गया है कौटिल्य के बारे में। और अगर आप पुराना पेपर उठा के देखें तो कौटिल्य पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछा गया है ना, कि कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसके किस अधिकरण में यहाँ पर राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया गया। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है पिछला पेपर अगर आप उठा के देखें। अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो है यहाँ पर पुराने पेपर भी डिस्कशन करेंगे, उसमें ये पूछा गया है, ठीक है। तो कौटिल्य तो ऐसा है कि सदाबहार है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, है ना, षड्गुण्य नीति, चातुर्गुण्य नीति, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कौटिल्य वाला एक सिद्धांत यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा अगाना सूत्र यहाँ पर बरनी, कबीर, पंडित रमाबाई भी फेमस है, इनके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, कबीर के बारे में। इसके अलावा तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी के थॉट, ठीक है, गांधीज्म के बारे में पूछा जाता है। स्वामी विवेकानंद पे फेमस क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसके अलावा अरविंदो, पेरियार स्वामी, ईवी रामास्वामी, पेरियार और ई रामास्वामी, इस पर भी फेमस टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं। मोहम्मद इकबाल, मानवेंद्र नाथ रॉय, साथ ही वी.डी. सावरकर, डॉक्टर अंबेडकर, पंडित नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय, इनके बारे में, इनके जो विचार है, इनके प्रमुख विचार क्या क्या है, इनकी फेमस पुस्तकें कौन कौन सी है, इनका स्वतंत्रता आंदोलनों में क्या योगदान है ना, वो यहाँ पर पूछा जाता है। ध्यान रखना इस पर भी, है ना, क्योंकि इसमें यहाँ पर कुछ ऐसे थिंकर है हमारे पास में पॉलिटिकल थिंकर में, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में बात करें तो कुछ तो समाज सुधारक के रूप में हमारे पास में, तो समाज के लिए इनका क्या योगदान है, कौन कौन सी संस्थाएं इन्होंने बनाई हैं, इनके प्रमुख थॉट क्या है, इनकी फेमस पुस्तकें क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें मेन हमें पढ़ना है, हालांकि पढ़ना सभी है पर जो मेन फोकस वाला क्षेत्र रहेगा वो कौटिल्य, कबीर, पंडित रमाबाई, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, पेरियार, रामास्वामी, एम.एन. रॉय, वी.डी. सावरकर, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में रहेगा, ठीक है। और इस यूनिट से भी लगभग मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन आना पक्का है, 8 से 10 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक। इसके बाद हम अगली बात करें, अगली यूनिट देखें, यूनिट 4, ठीक। एक सेकेंड, चलिए यूनिट 4 देखिए। अब यूनिट 4 में हमारे पास में क्या क्या है, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण के बारे में बात की गई है। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में यहां पर कुछ टॉपिक्स दिए गए, उस पर बात करें। जैसे पहला हमारे पास में एक टॉपिक है उपागम के नाम से, उपागम पूछे गए हैं, जैसे संस्थागत, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, नव संस्थावाद, तुलनात्मक विधियां। इसके अलावा उपनिवेशवाद और विउपनिवेशीकरण, इस पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उपनिवेशवाद क्या होता है, कोलोनाइजेशन बोलते हैं इसको, है ना इंग्लिश में।
और वी उपनिवेशवाद माने डीकोलोनाइजेशन क्या है, इस पर भी फेमस क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आते रहते हैं। इसके अलावा राष्ट्रवाद, यूरोपीय व गैर यूरोपीय, राष्ट्रवाद फेमस टॉपिक है, वर्तमान सरकार की पूरी अप्रोच भी इसी पे काम कर रही है, तो इस पे क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा है, पूछे भी गए हैं ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रवाद एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। तो राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद, राज्य सिद्धांत, राज्य सिद्धांत में क्या है, पूंजीवादी समाज व समाजवादी समाजों में राज्य की प्रकृति पर वाद विवाद, उत्तर औपनिवेशिक राज्य, कल्याणकारी राज्य क्या होता है, वैश्वीकरण क्या है, राष्ट्र व राज्य, इस पर बात की गई है। राजनीतिक शासन प्रणालियां पूछी गई कि डेमोक्रेटिक क्या होता है, इसमें निर्वाचन क्या है, उदार बहुमत आधारित सहभागिता, गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां क्या है, पैतृकवाद, अधिकारी तंत्रीय प्राधिकारवाद, सैन्य तानाशाही, ठीक है, सर्वाधिकारवाद, फांसीवाद, ये पूछा गया है। ठीक, संविधान और संविधानवाद, इस पर बहुत फेमस क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपके जो मेन फोकस वाले क्षेत्र है, एक तो संविधानवाद देख लीजिएगा, राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद, इस पर फोकस करना है। संविधानवाद में संविधान के रूप, विधि का शासन क्या होता है, न्यायिक स्वतंत्रता, उदारवादी संविधानवाद, आपातकालीन शक्तियां, संविधान का संकट। इसके अलावा डेमोक्रेटाइजेशन माने लोकतांत्रिकरण क्या है, उस पर बात की गई है। विकास पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। शक्ति की संरचना पूछी गई है, कर्ता और उसकी प्रक्रिया, इसमें निर्वाचन पद्धतियां, पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टी सिस्टम क्या है, हित समूह, सामाजिक आंदोलन, नव सामाजिक आंदोलन, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, और इस पर भी मान के चलिए ये यूनिट 4 और यूनिट 5 मिला लें तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं, है ना। तो ये यूनिट और इसके बाद वाली यूनिट मिला ले हम लोग, तो दोनों को मिलाकर लगभग 12 से 15 क्वेश्चन सदाबहार है जो पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो टाइम दिया गया है वो जनवरी है, जनवरी माने 90 दिन का समय है हमारे पास में। इस 90 दिन में यहाँ पर या तो आपके पास तरीका ये कि आप खुद से तैयारी करें, है ना, अच्छे कुछ बुक सोर्स है उससे आप अपने नोट्स बनाइए और तैयारी कीजिए। टॉपिक्स हम लोग बात कर ही रहे हैं, सिलेबस में जो दिया गया, और की टॉपिक्स भी हम लोग बात करें, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उस पर हमने बात की है कि उसके अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स बनाइए और तैयारी कीजिए। या सबसे बेस्ट तरीका है कि बना बनाया कोचिंग कहीं पर ज्वाइन कर लीजिएगा या किसी का कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सीधा आपको बना बनाया यहाँ पर मटेरियल मिल जाएगा, क्योंकि इतना समय है नहीं हमारे पास में, 90 दिन है, उसमें आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी करनी है। लगभग 60-65 दिन में आपको सिलेबस कवर करना है, बाकी जो 30 दिन बचते हैं हमारे पास में उसमें हमें यहाँ पर उसके ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने हैं, रिवाइज करना है उसको, और प्रैक्टिस हमें करते रहना है। तो इतने कम समय में अगर रेडी करना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि इसको पहले ही रेडी हमें मटेरियल मिल जाए, ताकि हमारी तैयारी थोड़ी सी आसान हो जाए। इसके बाद हम लोग बात करें अगली यूनिट, ठीक है, अगली यूनिट है हमारे पास में अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। अब इंटरनेशनल रिलेशन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन में पहला है अंतरराष्ट्रीय संबंध अध्ययन की अप्रोच, अब उपागम में। इसमें आदर्शवाद क्या होता है, यथार्थवाद, संरचनात्मक मार्क्सिज्म, नव उदारवाद, नव यथार्थवाद, सामाजिक रचनावाद, आलोचनात्मक अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत, नारीवाद और उत्तर आधुनिकतावाद, इसको थोड़ा सा देखना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जैसे राज्य प्रणाली क्या होती है, गैर राज्य की अभिकर्ता क्या है, शक्ति, संप्रभुता सॉवरेनिटी क्या होती है, सुरक्षा, परंपरागत और गैर परंपरागत तरीके सुरक्षा के, उस पर बात की गई है। संघर्ष और शांति, इस पर बात की गई है। युद्ध की बदलती हुई प्रकृति, सामूहिक विनाशकारी हथियार क्या होते हैं, निवारण कैसे कर सकते हैं युद्ध का, संघर्ष की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, विनियोजन, संघर्ष रूपांतरण, इस पर बात की गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है यूएनओ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। और संयुक्त राष्ट्र पे क्वेश्चन फेमस है, सदाबहार की बनता ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो दृष्टिकोण वाले टॉपिक से, है ना, तो थोड़ा तो एक तो हमें लेके चलना है ये वाला अप्रोच, उपागम वाला टॉपिक, इस पर बात करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र वाला जो टॉपिक है वो हमें लेके चलना है। संयुक्त राष्ट्र वाले टॉपिक पे जाहिर सी बात है क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, संयुक्त राष्ट्र और उसके विभिन्न अंग, इससे क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ना है अच्छे से। संयुक्त अभी अगर आप देखिए
तो नेट के क्वेश्चंस में भी पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया था, महासचिव की सीरियल पूछ ली थी, कालानुक्रम कि इसको व्यवस्थित कीजिए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के अलावा अगर देखें तो अंतरराष्ट्रीय संबंध की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण, वैश्विक अभिशासन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, उत्तर दक्षिण संवाद, WTO, G20, ब्रिक्स, इसमें ये संगठन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। WTO, G20 और ब्रिक्स, इसको पढ़ना है। कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे हमारे पास में यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, SCO जिसको आप बोलते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और देना आसियान, ये आपको पढ़ना है ना। और एक करंट हमारे पास में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे करंट में, जैसे आतंकवाद एक मुद्दा है, जलवायु परिवर्तन हमारी एक चुनौती है, पर्यावरणीय कुछ चिंता है, मानव अधिकार, प्रवास व शरणार्थी, गरीबी तथा विकास, धर्म, संस्कृति, पहचान, राजनीति, ये कुछ करंट अफेयर्स के कुछ इश्यूज हैं, इस पर भी हमें बात करनी है। ठीक है, तो इस पूरी यूनिट में आपको मेन फोकस वाला क्षेत्र कहाँ है, एक तो ये आपको उपागम ये वाला देखना है, संयुक्त राष्ट्र वाला टॉपिक आपको देखना, उसके अंग, अंतरराष्ट्रीय संबंध में ये WTO, यहाँ पर G20, ब्रिक्स, और कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपको मेन फोकस में रखना है, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, साथ ही जो करंट इश्यूज है, करंट इश्यूज को हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास में भी तैयार करेंगे। आप चाहे तो मंथली जो बुक्स मैगजीन्स आती हैं कुछ, उसके थ्रू भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं ना। कुछ ऐसे होंगे बच्चे जो मंथली मैगजीन पढ़ते होंगे, नहीं तो न्यूज़पेपर है उसके थ्रू तैयार कर सकते हैं, है ना। कभी टीवी वगैरह इसके थ्रू भी आप अपडेट करते हैं, सोशल मीडिया का सभी यूज करते हैं, तो अपने आप को अपडेट रखा करें थोड़ा करंट से, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे विवाद है, मुद्दे हैं जिन पर बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये यूनिट 5 है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 6। अच्छा, यूनिट 6 पूरी तरह से भारत से जुड़ी हुई है ना, इसमें भारत की विदेश नीति के बारे में बात की गई है ना, तो भारत की विदेश नीति से बेस्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखो, अब इसमें क्या क्या है हमारे पास में, भारत की विदेश नीति के बारे में क्या क्या पूछा गया। देखिए, भारत की विदेश नीति पर दृष्टिकोण, उत्तर औपनिवेशिक, विकासात्मक, उदयमान शक्ति, उभरती हुई राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान। तो इसमें हमारे सामने क्या क्या पूछा गया है, एक तो भारत की जो विदेश नीति, ये नेहरू से लेकर मोदी तक, माने वर्तमान प्रधानमंत्री तक क्या क्या रूप में परिवर्तित हुई है, उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी ध्यान रखना। इसके अलावा भारत की विदेश नीति में निरंतरता, बदलाव, तो भारत की विदेश नीति किन किन सिद्धांतों से चलती है, जैसे गुटनिरपेक्षता, पंचशील का सिद्धांत, गुजराल सिद्धांत आपने सुना होगा, पूर्व की ओर देखो नीति, ये सब इसमें। इसके अलावा भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान प्रासंगिकता। साथ ही भारत की परमाणु नीति के बारे में प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, प्रमुख शक्तियां जो विश्व की महाशक्तियां कही जाती है, जैसे अमेरिका, रूस, इसके अलावा चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये एक टॉपिक आपको देखना है, ये दो हाईलाइटेड टॉपिक में हमारे पास में रहेंगे। इसके अलावा बहुद्रवीय दुनिया में भारत का संबंध कैसा है दूसरे देशों के साथ, तो यूरोपियन यूनियन के साथ कैसे संबंध है, ब्रिक्स, आसियान, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा अफ्रीकी संघ, दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय और गल्फ कोऑपरेशन जो है, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा, मैंने इसीलिए कहा है कि ये यूनिट पिछली वाली यूनिट से जुड़ी हुई है ना। अगर आपको ये वाली यूनिट क्लियर है या पिछली वाली यूनिट आपने पढ़ी है, तो दोनों साथ साथ लेके पढ़ सकते हैं। ये दोनों यूनिट मैंने आपको बताया 12 से 15 क्वेश्चंस की है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, सार्क, गुजराल थ्योरी, है ना, लुकिस्ट पॉलिसी या एक्टिस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, अंतरराष्ट्रीय शासन व्यवस्था में भारत की पराक्रमण कार्यनीति, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, IMF, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इसको आप बोलते हैं IPCC, है ना। इसके अलावा इसमें भी कुछ करंट चैलेंजेस जो हमारे पास में, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां उसकी वजह से प्रभावित हो रहे हैं हम लोग थोड़ा सा, है ना। तो ऐसे करंट इश्यूज क्या क्या है, जैसे समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा पर एक विवाद चल रहा है कि भाई ट्रंप साहब का कहना है कि रूस से जो है तेल खरीदी उसको कम किया जाए या बंद कर दिया जाए। तो ये ऊर्जा सुरक्षा हमारे लिए एक चैलेंज है। पर्यावरणीय सुरक्षा, प्रवासन, शरणार्थी समस्या, जल संसाधन, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं।
तो इस पूरी यूनिट में जो है हमें हाईलाइट करना है, एक तो भारत की विदेश नीति में निरंतरता बदलाव, माने नेहरू से लेकर मोदी तक भारत की विदेश नीति, प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंध, बहुध्रुवी दुनिया में भारत के साथ संबंध, और पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, इसके साथ ही करंट इश्यूज, ये आपको देखना है। ठीक, इसके अलावा यूनिट 7 पूरी तरह से अगर आप देखें तो यूनिट 7 हमारी पूरी जो जुड़ी हुई है वो इंडियन पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो भारत में राजनीतिक संस्थाएं या पॉलिटी के बारे में बात की गई है। ठीक है, और ये आप लोग पढ़े हुए हैं, ये बहुत आसान है, इंडियन पॉलिटी आप लोगों के लिए पढ़ी हुई है तो थोड़ा सा आसान रहेगी। वैसे भी अगर आप देखें तो इस पूरे सिलेबस में 10 यूनिट है हमारे पास में, 3 यूनिट तक आपको ऐसे लगेगी कि थोड़ी सी जो हमने पढ़ी नहीं होगी, है ना, आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर या तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, इसके अलावा लोक प्रशासन, ये यूनिट थोड़ी ऐसी है जो थोड़ा सा हम लोग टच में नहीं रहते इससे। बाकी यूनिट 7 तो आप देखें लगभग तो वो पूरी आपके टच में, आपने पढ़ा हुआ, क्योंकि वो इंडिया से जुड़ा हुआ पार्ट है ना। तो इसमें तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया गया है। भारत में राजनीतिक संस्थाओं में पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीजें हैं, जैसे भारतीय संविधान का निर्माण, औपनिवेशिक विरासत, भारत के संविधान निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान, संविधान सभा के बारे में पूछा गया, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, फेमस है ये। संविधान का दर्शन, इसमें प्रस्तावना, मूल अधिकार, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, ये फेमस क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत में संविधानवाद, लोकतंत्र, सोशल चेंजेस, राष्ट्रीय एकता, नियंत्रण व संतुलन, मौलिक संरचना पर बहस, मौलिक संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है ना, संविधान संशोधन, केंद्रीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जुडिशरी के बारे में बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता व न्यायिक सुधार, राज्यों में कार्यपालिका तथा विधानमंडल, इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्टेट लेजिस्लेचर, भारत में संघवाद, है ना, भारत में फेडरलिज्म है, कैसे पता चलता है, उसके लिए क्या व्यवस्था, सशक्त केंद्र, असीमित संघीय प्रावधान, अनुकूलन, अंतर सरकारी समन्वय क्रियाविधि, अंतर्राज्यीय परिषद, उभरती हुई प्रवृत्तियां, हमारे यहाँ निर्वाचन प्रक्रिया के साथ चुनाव आयोग के ऊपर क्वेश्चन, ये भी फेमस है क्योंकि अभी तो चुनाव आयोग के ऊपर इलिगेशंस लगे हुए हैं ना, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। स्थानीय शासन संस्थाएं, माने हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो संस्थाएं, पंचायती राज, नगरीय निकाय, इसके अलावा कुछ हमारे संवैधानिक आयोग के बारे में, केक, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इनमें अगर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है तो एक जुडिशरी वाला टॉपिक देख लीजिए, तो ये टॉपिक देख लीजिएगा। इसके अलावा निर्वाचन प्रक्रिया आपको देखनी है, भारत में संघवाद और संवैधानिक निकाय, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सदाबहार है, पूछे गए। ठीक, अब इसके बाद अगली यूनिट पे हम बात करें। अगली यूनिट है हमारे पास में यूनिट 8 और भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। इसमें क्या क्या हमारे पास में, तो देखिए भारत में राजनीतिक प्रक्रिया वाला अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया है राज्य, अर्थव्यवस्था तथा विकास। ठीक, राज्य, अर्थव्यवस्था तथा विकास, इसके अलावा वैश्वीकरण की प्रक्रिया पूछी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। पहचान की राजनीति, इस पर बात की गई है। धर्म, राजनीति, जनजाति, जाति, क्षेत्र, भाषा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ सोशल जो हमारे मूवमेंट है, सामाजिक आंदोलन, उस पर बात की गई है। नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी के बारे में बात की गई। गैर दलीय सामाजिक मंच, एनजीओ, सामाजिक अधिगम समूह, इस पर बात की गई है। भारतीय राजनीति का क्षेत्रीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, राजनीतिक आर्थिक इकाई के रूप में राज्यों का गठन, उपराज्य क्षेत्र, क्षेत्रीय विषमता, नए राज्यों की मांग, और भारत में जेंडर और राजनीति, समानता और प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दे। और हमारे यहाँ बात की भी जाती है कि राजनीति में महिलाओं की समानता की बात की गई है। अभी हमारे यहाँ पर आपको पता हो तो संसद में और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है ना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम इसको कहते हैं। तो ये मुद्दा भी बड़ा हाईलाइटेड है। राजनीतिक दलों की विचारधारा, सामाजिक आधार, इसमें राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल क्या होते हैं, उसके लिए क्या शर्तें हैं, कौन कौन से फेमस दल हैं, चुनाव राजनीति, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा यूनिट 9 हमारी जुड़ी हुई है पबेड से, है ना, और पबेड वाला टॉपिक ज्यादा उलझा हुआ नहीं, एक बात ध्यान रखना है इसमें ना, पबेड वाला टॉपिक हमारे लिए ज्यादा उलझा हुआ नहीं, बहुत सिंपल है और इसमें ज्यादा सीधे सीधे डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न कहाँ से पूछते हैं, तो पबेड क्या है, इसके विकास क्रम के बारे में, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
कुछ फेमस पुस्तकें, है ना, पब्लिक एडमिशन के सिद्धांत, ये क्वेश्चन यहाँ पर सदाबहार पूछे गए हैं। तो इसमें अगर आप देखें प्रश्न, तो एक तो लोक प्रशासन का अर्थ तथा विकास, लोक व निजी प्रशासन उपागम, प्रणाली सिद्धांत निर्माण पारिस्थितिकी उपागम। लोक प्रशासन के सिद्धांत ये पूछा गया, और इसमें ये टेलर का विज्ञान प्रबंधन सिद्धांत, तर्क संगत विकल्प सिद्धांत, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, नव लोक प्रबंधन, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के युग में लोक प्रशासन की बदलती हुई प्रकृति। इसके अलावा संगठन के सिद्धांत व नियम, संगठन का प्रबंधन, संगठनात्मक कम्युनिकेशन, संगठन में संघर्ष व प्रबंधन। इसमें आपको यहाँ पर ये दो सिद्धांत जो जैसे संगठनात्मक संप्रेषण, इसमें एक तो चेस्टर बर्नार्ड के जो संप्रेषण के नियम है, और संगठन में सूचना प्रबंधन, इसका क्या इंपॉर्टेंस है इसको ध्यान रखना है, और मेरी पार्कर फोलेट के जो सिद्धांत है वो भी देखना है। इसके अलावा पीटर ड्रकर का जो उद्देश्य आधारित प्रबंधन है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये आपको देखना है ना। तो ये यूनिट बहुत आसान है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, सीधा सीधा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधा प्रश्न आया है इससे, और लगभग 10 प्रश्न सीधे आते हैं इससे। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें आपको सीधा सीधा थ्योरी याद रखनी है, ज्यादा कुछ उलझना नहीं है, ठीक है। और सीधी सीधी थ्योरी आपको यहाँ पर पढ़नी है, और क्वेश्चन इससे सीधे पूछे गए। कहाँ किस सेक्टर से पूछे गए, तो पब एड का उद्देश्य, उसके सिद्धांत, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है, थ्योरी और प्रिंसिपल, ये आपको ध्यान रखना है। फेमस पुस्तकें ध्यान रखना है, और पुस्तकें तो आप बिल्कुल एक अपने शॉर्ट नोट्स बनाकर कंठस्थ कर लेना है यूनिट वाइज, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलने वाला, उस पर कम से कम 10-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो पुस्तकें तो आपको कंठस्थ करनी ही है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। और एक लास्ट है भारत में शासन विधि व लोक नीति, ये भी छोटी यूनिट है हमारी, ठीक है। इसमें सुशासन, शासन और लोकतांत्रिक शासन, इसके क्या है, इसमें राज्य की भूमिका, नागरिक समाज, व्यक्ति, उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण, है ना। इसमें नियंत्रण संतुलन के लिए संस्थानिक तंत्र, कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण, प्रशासनिक व बजटीय नियंत्रण, संसदीय समितियां, विधायिका कार्यपालिका के स्तर पर न्यायिक नियंत्रण, सुशासन के संस्थानिक तंत्र जैसे आरटीआई, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सिटीजन चार्टर, शिकायत निवारण प्रणाली, लोकपाल, लोकायुक्त, ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एक जमीनी स्तर पर सुशासन, इसके लिए पंचायती राज और उसकी व्यवस्था की गई, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। योजना तथा विकास, विकेंद्रीकृत योजना, विकास के लिए योजना, सतत विकास, ई गवर्नेंस और एनआईटी आयोग, ये नीति आयोग जो है उसके बारे में पूछा गया। सामाजिक आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में लोक नीति, इसमें आवास, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य सुरक्षा, है ना, MNREG, इसके अलावा कुछ और NHRM, ITI के विशेष संदर्भ में लोक नीति के निगरानी व मूल्यांकन। तो ये लगभग हमारी 10 जो है यूनिट्स हैं, इस पर हमने बात की है, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो है उसमें बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो आज का सेशन हम लोग यहीं रखते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं कल।